मशीनों को अगर हमने रोक दिया तो पेपर बैलेट से ये इतनी बड़ी धांधली नहीं हो सकती। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बाकी सारी चीज़ें भी हैं, हमने इतनी रिसर्च कर रखी है, हमें सबसे ज़्यादा पता है कितने तरीके हैं इनके, लेकिन मशीनों को अगर हमने रोक दिया तो इनके बाकी सारे तरीके जो हैं वो कम पड़ जाएंगे इनको चुनाव जिताने के लिए। सीधा कहते हैं कि हमें पेपर बैलेट से चुनाव चाहिए, हम इसमें चुनाव में जो ये मशीन है उस पर हमें 0% भी भरोसा नहीं। हम हमेशा ये कहते आए हैं कि 10 नहीं 20% होती है, तो 10% की उनको खबर किसने दी? मैंने सोचा मुझसे ज़्यादा खबर तो उनको होगी दिल्ली के बारे में, लेकिन वो अल्टीमेटली हमारी बात सच साबित हुई। 20% तक गड़बड़ी हुई और 45 सीटें तक भारतीय जनता पार्टी जो है ये मशीनों में हेरा फेरी करके जीती है। तो ट्रंप साहब ने जो इनके विश्व गुरु के गुरु हैं, उन्होंने भी हमारी बात पे अब मोहर लगा दी कि पेपर बैलेट तो मस्ट है डेमोक्रेसी में वोटिंग के लिए। उसके बाद जहाँ जहाँ जनता ने इतनी भारी संख्या में वोट दिया कि बीजेपी के जो कार्डर वोट्स होते हैं या जो उनके बहकाए गए वोट्स होते हैं कुछ समय के लिए वो, और ईवीएम के द्वारा जो फर्जी वोट वो इकट्ठे करते हैं 20% तक, वो मिलाकर भी जनता के दिए गए जेन्युइन वोटों से कम पड़ जाते हैं, वहाँ बीजेपी हार जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। देश का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये सवाल अब इसलिए ज़्यादा उठने लग गए हैं क्योंकि देश के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन को लेकर चुनाव आयोग हर बार घिरता जा रहा है। दिल्ली के अंदर इलेक्शन होते हैं, चुनावी नतीजे आ जाते हैं, लेकिन वोटर लिस्ट का मामला, गड़बड़ी का मामला अभी भी बरकरार है और इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी भी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सवाल उठाते हैं कि आखिरकार महज कुछ महीनों के भीतर ही कैसे 39 लाख वोटर्स बढ़ जाते हैं। इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करते और समझते हैं कि आखिरकार चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर भी जिस तरीके से अब सवाल ज्यादा बढ़ गए हैं। मेरे साथ मुख्य महमूद प्राचा जी है, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं, ईवीएम के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ते रहे और ऐसे राज्यों में जब भी किसी राज्यों में चुनाव होते हैं उसमें जो धांधली होती है, वोटर लिस्ट का मामला हो, चुनाव की मशीन ईवीएम में गड़बड़ी की या फिर छेड़खानी का मामला, उसको लेकर लगातार आवाज उठाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। प्राचा जी आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कई खुलासे कर रहे हैं। सबसे पहले उसी पर आपकी राय लेते हैं कि विवाद तो है, सवाल भी हैं, लेकिन किसी तरीके का समाधान अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। वोटर लिस्ट उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली, तीनों राज्यों में क्या गड़बड़ी आप देख पा रहे हैं? देखिए, हमने तो समाधान ही करने की चेष्टा कर रहे हैं। हम 5 जनवरी 2024 से जब से मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने, जिसका मैं नेशनल कन्वीनर हूँ, ये आंदोलन में जुड़े हैं। हम सड़क से लेके अदालत से लेके और अलग अलग पूरे देश में करने से लेके हम लोगों ने पूरी ताकत लगा के इस काम को किया है। सिविल सोसाइटी के जो ईमानदार लोग हैं वो भी हमारे साथ इसमें पूरी तरीके से हैं जी। तो अब हम तो जो आपने मुख्य बिंदु पकड़ लिया, एक बात है कि ये समस्या है, ये बात तो सब जानते हैं, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। अब इसका समाधान क्या है? समाधान तभी होगा जब इसकी लड़ाई मजबूती से लड़ी जाए और हर संवैधानिक तरीके से लड़ी जाए। हम लोग सिविल सोसाइटी के लोग तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका रवैया ढुलमुल रहा है अभी तक। मैंने पर्सनली भी जाके कई बड़े बड़े नेताओं को कन्विंस किया और वो मुझसे सभी 100% कन्विंस हुए। देश की जनता में अगर आप किसी से भी जाके पूछ रहे तो 90% लोग ये सीधा कहते हैं कि हमें पेपर बैलेट से चुनाव चाहिए, हम इसमें चुनाव में जो ये मशीन है उस पर हमें 0% भी भरोसा नहीं। उसके बाद भी किसी ना किसी रूप में, और मोदी जी और अमित शाह जी का, और सीधा बात यह है कि आप उनको कितना भी बुरा भला बोल लो, ये चुनाव में जो मशीनें हैं उनके खिलाफ मत बोलो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किसी भी और चीज़ से बिल्कुल भी परेशान या विचलित होते ही नहीं हैं। और अपने उन्होंने स्लीपर सेल्स हर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ में इसीलिए डाल रखे हैं कि वो नेताओं को किसी भी रास्ते पे ले जाए, उनको कोई भी भटका दें, लेकिन मशीनों की बात ना करने दें। लेकिन फिर भी सिविल सोसाइटी और हम लोगों की मेहनत से, कोशिशों से वो लीडरशिप बार बार भटकने के बाद फिर ईवीएम और मशीनों की बात करती है और चुनाव में वोटर लिस्ट की भी बात करती है।
लेकिन मजबूत कार्रवाई की बात नहीं की। खड़गे जी ने 26 नवंबर 2024 को ये ऐलान किया था कि राहुल गांधी जी इसके लिए एक जन आंदोलन करेंगे, भारत जोड़ो यात्रा जैसा। लेकिन फिर स्लीपर सेल्स ने भटका लिया उन्हें। अब दिल्ली का चुनाव हो गया। अरविंद केजरीवाल जी ने, अगर आप लोगों को याद हो तो 2 दिन पहले ये बात कही थी कि मशीनों से उनको पता लगा है 10% तक हेराफेरी होगी। हम हमेशा ये कहते आए हैं कि 10 नहीं 20% होती है। तो 10% की उनको खबर किसने दी? मैंने सोचा मुझसे ज़्यादा खबर तो उनको होगी दिल्ली के बारे में। लेकिन वो अल्टीमेटली हमारी बात सच साबित हुई। 20% तक गड़बड़ी हुई और 45 सीटें तक भारतीय जनता पार्टी जो है ये मशीनों में हेरा फेरी करके जीती है। वोटर लिस्ट की भी जो बात है उसके पास हमने उसके लिए ऑलरेडी कानूनी कार्रवाई आरंभ कर रखी। हमने पुलिस स्टेशन जो ये है पार्लियामेंट स्ट्रीट, उसमें पुलिस कंप्लेंट भी कर रखी है और पुलिस ने क्योंकि एफआईआर नहीं की, हमने अदालत में भी उसके खिलाफ केस भी डाल रखा है एफआईआर कराने के लिए। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, दोबारा सारी पॉलिटिकल लीडरशिप आ रही है। लेकिन उसके साथ साथ हमने 70 की 70 सीटों की दिल्ली की वीडियोग्राफी, सीसीटीवी फुटेज और फॉर्म 17C लेने के लिए भी दरखास्त ऑलरेडी दे दी। वो भी हम ले ही लेंगे हरियाणा की तरह, क्योंकि हरियाणा का भले ही पब्लिक पोस्टरिंग में कुछ भी कहे इलेक्शन कमीशन, लेकिन हमें पेपर देने के लिए उसके जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स हैं चिट्ठियां लिख रहे हैं फॉर्म 17C देने के लिए। आप चाहें तो मैं भाभी आपको दिखा भी दूँ। लेकिन मैं आपको अब खुशखबरी भी बता दूं कि मोदी जी अभी गए हमारे अमेरिका प्रधानमंत्री के रूप में। वहाँ जाके उनको जो ट्रम्प साहब हैं उनको वो अपना गुरु कहते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने उन्हें खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ट्रम्प साहब के साथ उन्होंने की उसमें ये बोलते हुए सुना कि वो ट्रम्प साहब से सीखते हैं ये बात कि अपने देश की जो इंटरेस्ट होते हैं उसको सबसे पहले रखा जाए। ये बात उन्होंने ट्रम्प साहब से सीखी है, ऐसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ट्रम्प साहब के साथ बैठ के। उन्हीं ट्रम्प साहब ने, वहाँ तो ईवीएम और पेपर बैलेट की कोई बात ही नहीं थी, इशू ही नहीं था, मुद्दा ही नहीं था, लेकिन उनके सामने शायद उन्हें सिखाने के लिए जो बोला वो मैं आपको सुनाता हूँ। पहले उन्होंने पेपर बैलेट को बोला कि डेमोक्रेसी में पेपर बैलेट one day voting, voter ID, and we have to do that. And paper ballots, we want paper ballots. And when they do that, we're going to clean it up very, very well. But we had तो ये आपने देखा कि वो बोल रहे हैं कि पेपर बैलेट सबसे महत्वपूर्ण होते हैं डेमोक्रेसी में वोटिंग के लिए, और जब पेपर बैलेट से होते तो वी हैव क्लीन्ड इट अप। ये पेपर बैलेट का, क्योंकि कुछ राज्यों में अमेरिका के भी कोशिश की जा रही थी ईवीएम के जरिए चुनाव कराने की, तो ये बड़ा मुद्दा था वहाँ भी। तो ट्रम्प साहब ने, जो इनके विश्व गुरु के गुरु हैं, उन्होंने भी हमारी बात पे अब मोहर लगा दी कि पेपर बैलेट तो मस्ट हैं डेमोक्रेसी में वोटिंग के लिए। उसके बाद जो दूसरी अच्छी खबर आई, उसके तुरंत बाद ये आदित्य ठाकरे साहब ने एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं चाहता हूँ ये भी देख लें। अरविंद जी से मुलाकात हो रही है। इसका तात्पर्य यही है कि जो भविष्य है हमारे देश का आज भी एक कोहरे में है, एक धुंधला हो गया है। क्योंकि अगर आप देखें तो पूरे देश में हर कोई चुनाव जो होता है, वोटर फ्रॉड और ईवीएम फ्रॉड, ये दोनों अगर सिस्टम्स अगर आप देखें तो हमें पता नहीं चलता कि हमारा वोट जा रहा है कहाँ। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्या हमारे देश में हो रहे हैं? क्या चुनाव हमारे फ्री एंड फेयर है? ये पूछने का वक्त आ गया है। और हम प्रिटेंड कर रहे हैं, हम एक बर्ताव कर रहे हैं ऐसे कि हम डेमोक्रेसी में है, लेकिन शायद हमारी डेमोक्रेसी अब नहीं रही। ये जो प्रिटेंशियस डेमोक्रेसी है उसे दूर करने के लिए हर एक पक्ष को साथ में आना होगा। कर्टसी में विजिट तो थी, कल राहुल जी के साथ थी, आज अरविंद जी के साथ है, लेकिन देश भर में जो हमारे साथ हुआ है या फिर जो आज केजरीवाल साहब के साथ हुआ या कांग्रेस के साथ हुआ, कल होते होते बिहार में नीतीश जी के साथ भी होगा, उनकी भी सीट चली जाएगी और भाजपा सत्ता प्राप्त कर लेगी। आरजेडी के साथ होगा, फिर चंद्रबाबू जी के साथ होगा, और भाजपा का यही सपना है। बिल्कुल। और सर एक और पॉइंट इसमें उठा दें जी। तो अब खुशी की बात यह है कि एक बार फिर पॉलिटिकल पार्टीज के जो टॉप लीडरशिप है वो अपने स्लीपर सेल्स को साइडलाइन करके हमारी बात मान रही है और एक बड़ा आंदोलन तैयार हो रहा है। हम सिविल सोसाइटी के लोग भी अपने लेवल पे बिहार में, क्योंकि अब बिहार का खतरा सबसे ज़्यादा मंडरा रहा है,
तो दिल्ली में भी जैसा मैंने कहा कि ये जो मशीनों के द्वारा चुनाव हुए हैं, 45 सीटों पे हम लोग 6 से 8 महीने में ये चुनाव रद्द कराने में सक्षम हैं, अगर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी हमारा साथ दे। ये सरकार जो चीफ मिनिस्टर अभी बनेंगे मंडे को, वो मशीनों के सीएम बनेंगे, ईवीएम के सीएम होंगे, वो जनता के सीएम नहीं होंगे, जनता के वोटों के सीएम नहीं क्या जिस तरीके से आप दिल्ली चुनाव पर भी सवाल उठा रहे हैं, तो क्या प्राची जी समझा जाए कि जो बीते 10 सालों में अलग अलग देश के राज्यों में जो सरकारें चुनी गई हैं वो ईवीएम की सरकार है, जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, और दिल्ली में भी यही देखा जा रहा है? एब्सोल्युटली। जहाँ जहाँ देखिए विपक्ष के जो लोग जहाँ जहाँ जीते हैं ना, वो जीते कैसे हैं कि इन चुनाव में, जैसा मैंने अभी कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को गलत खबर दी थी कि 10% तक हेराफेरी होती है। जहाँ जहाँ जनता ने इतनी भारी संख्या में वोट दिया कि बीजेपी के जो कार्डर वोट्स होते हैं या जो उनके बहकाए गए वोट्स होते हैं कुछ समय के लिए, वो और ईवीएम के द्वारा जो फर्जी वोट वो इकट्ठे करते हैं 20% तक, वो मिलाकर भी जनता के दिए गए जेन्युइन वोटों से कम पड़ जाते हैं, वहाँ बीजेपी हार जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बाकी अब आप दिल्ली का भी चुनाव देख लीजिए। मैं आपके दर्शकों से भी आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप खुद रिसर्च कर लें, चुनाव आयोग के वेबसाइट पे जाएं, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के टोटल वोट पोल जो चुनाव आयोग ने दिखा रखे हैं उसमें से उसका 20% निकालें। भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है उसको जितने वोट मिले हैं, ये 20% की जो संख्या निकालेंगे वो उसमें से घटा लें। असली भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें जीते हैं वो आपको पता लग जाएंगी, वो 5 से कम होंगी। ये असली वोटों का रिजल्ट ये है। अब बिहार के लिए हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन हम लोग तो तैयार कर ही रहे हैं। अब अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज हमारा साथ देंगी तो मेरी गारंटी है ये कि बिहार में पेपर बैलेट से चुनाव होंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा ही साफ हो जाएगा, बिहार से पॉलिटिकल सुपड़ा साफ हो जाएगा। और नीतीश कुमार जी की अगर ये मशीनों से चुनाव होते हैं और वहाँ भी अगर हमारी बात नहीं सुनी, जैसे दिल्ली में भी लोगों ने, हमने ये भी कहा था कि हम मशीनों में जो गड़बड़ होती है उसको भी कम करने में हमने सारी रिसर्च कर रखी है, हम सक्षम हैं, लेकिन हमारी मदद नहीं ली। उसका नतीजा दिल्ली में नजर आई गया, बिहार में भी ऐसा ही होगा। और सबसे बड़ा खतरा लालू यादव जी की आरजेडी पार्टी से भी बड़ा खतरा नीतीश कुमार जी को है। नीतीश कुमार जी की मशीनों के द्वारा वो सीटें कम करवाएंगे, बहुत कम, भारतीय जनता पार्टी की बढ़ाएंगे और सरकार महाराष्ट्र की तरह, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वहाँ पे नीतीश जी छोटे पार्टनर बनेंगे और फिर नीतीश जी की पार्टी तोड़ लेंगे। ये प्लानिंग मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और अमित शाह जी इस वक्त कर रहे होंगे। तो नीतीश कुमार जी को भी इस आंदोलन में, पेपर बैलेट से चुनाव कराने के आंदोलन में, मेरे ख्याल से अभी हमारे साथ आ जाना चाहिए। लेकिन प्राची, सवाल ये है ना कि अभी तक जितने भी चुनाव हुए हमने देखा कि आरोप ये लगा ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ होती है, ईवीएम मशीन के जरिए वोट किसी को भी दो लेकिन भाजपा पर जाता है। कई जो मतदाता है उन्होंने आरोप भी लगाया। लेकिन बीते कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि वोटर लिस्ट को लेकर बवाल आ रहा है। दिल्ली के अंदर पहले से ही जो पूर्व सीएम रहे केजरीवाल, उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट को बढ़ाया जा रहा है, जानबूझ के फर्जी वोटर्स लाए जा रहे हैं, और इसका खतरा बिहार में भी मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो फर्जी वोटर्स है, क्या ये बीजेपी की नई रणनीति है, नई तरीके से अब चुनाव जीतने के लिए पूरा ये समीकरण बैठाया जा रहा है? नहीं, रणनीति पुरानी है लेकिन इसका इस्तेमाल बड़े लेवल पे अब किया जा रहा है। हरियाणा में किया गया, महाराष्ट्र में किया गया, यूपी में भी बहुत दिन से हो रहा है। मतलब ये उनका एक पुराना तरीका है, ये कोई नया तरीका नहीं है। ये कोई हम लोगों को नहीं, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, पहले से ही कार्रवाई कर रखी है, यूपी का भी और दूसरी जगहों का भी। लेकिन अब ये लोगों को, अभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को ऐसा इतना बड़ा शौक लग गया महाराष्ट्र से, तो इनकी नींद खुल गई अब। मगर अभी भी नींद खुल के ये उसको ख़त्म कराने के लिए कुछ नहीं कर रहे। ख़त्म कराने का काम हमने ही किया है, जो हमने एफआईआर कराने की जो हमने कार्रवाई शुरू कर रखी है। तो अब ये बात तो तथ्यात्मक रूप से सही है, और ये 2 तरीके नहीं हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर ये सीखना चाहें तो मेरे ऑफिस में आ सकते हैं, मैं इनको खाना भी, चाय भी पिलाऊंगा और सिखा भी दूंगा सारा। ये तो 2 ही तरीके हैं, इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं। लेटेस्ट तरीका जो ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, पैसे दे के ये निशान लगाते हैं, पैसे देके लोगों को, जहां इनको पता है ना दिल्ली में सब जगह ये इनको, हम तो पहले से बता रहे हैं ना इस बात को। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, तो वो रोकने का भी तरीका हमारे पास है क्यों। लेकिन बुनियादी बात क्या आती है कि आप
जब अपने स्लीपर सेल्स की बातों में आ जाओगे तो आप कोई नहीं कर सकते। अब देखिए, हम ये जो मशीनों की लड़ाई है, इसको हम सबसे क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है, क्योंकि अगर ये वोटों में, वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा भी किया तो लाखों लोग ये लेके बाहर से नहीं आते हैं। लाएंगे तो इनको खतरा भी होता है ना कि किसका ज़मीर जाग जाए, इनके कार्यकर्ताओं भी तो आपस में लड़ाई में नाराज हो जाएं, वोट कहीं और दे दें। तो अमित शाह जी को इतना मतलब भरोसा तो किसी पे नहीं है। तो ये जो वोट बढ़ाते हैं उसके बाद जो ये बूथ मैनेजमेंट जो होती है ना इनकी, 5 बजे के बाद जो वोटर लिस्ट में जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ती है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मशीनों द्वारा हेराफेरी की जाती है। मशीनों में जो 5 बजे के बाद जो लोग अंदर आ जाते हैं, उन अगर 100 लोग अंदर आए तो वो 500 दिखाए जाते हैं। तो वो 500 के जो 400 वोट आए ही नहीं होते हैं, वो 400 वोट, वो 20% वोट मशीनों के द्वारा होते हैं। वो कोई इनके फर्जी लोग आके बाहर से पर्सनली एक एक वोट नहीं डालते हैं, या अंदर जो होते हैं वो एक एक आदमी 10-10 वोट, 20-20 वोट डाल लेता है इनका। वो इनका तरीका है। इसकी डिटेल मैं आपको फिर पब्लिक डोमेन में नहीं बता सकता ना, क्योंकि इनको अगर ये समझ में आ जाएगा कि हमें इनके सारे तरीके पता हैं तो उसको वो इम्प्रूव करेंगे। लेकिन बुनियादी बात यही है, और आप इसका सबूत भी सुन लीजिए। चुनाव आयोग ने हरियाणा का जो हम केस जीते, पंजाब हरियाणा का, उसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली का चुनाव जो डिक्लेयर कर रहे थे, उसमें क्या बोला था कि हम सारी वीडियो दे देंगे लेकिन बूथ के अंदर की सीसीटीवी की नहीं देंगे, क्योंकि उससे निजता का हनन होता है। उसकी वजह ये थी कि ये उस वीडियो फुटेज में साफ नजर आ जाता कैसे फर्जीवाड़ा हो रहा है, जो नकली वोट बढ़ाए जाते हैं, वोटर लिस्ट में धांधली की जाती है, उसको वोटों में कैसे बदला जाता है, वो सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ जाता। तो हमें इनकी सारी डिटेल्स पता है और इनकी चोरी पकड़ने का तरीका भी हमें पता है, और वो है मशीन मशीन मशीन। मशीनों को अगर हमने रोक दिया तो पेपर बैलेट से ये इतनी बड़ी धांधली नहीं हो सकती। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बाकी सारी चीज़ें भी हैं, हमने इतनी रिसर्च कर रखी है, हमें सबसे ज़्यादा पता है कितने तरीके हैं इनके, लेकिन मशीनों को अगर हमने रोक दिया तो इनके बाकी सारे तरीके जो हैं वो कम पड़ जाएंगे इनको चुनाव जिताने के लिए। इसलिए मशीनें सबसे पहले हैं, उसके बाद वोटर लिस्ट, उसके बाद दूसरे तरीके। ठीक है सर, अभी चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर भी दोबारा से पूरा चयन होना है। सवाल ये है कि क्या सीजीआई की दखल होगी, क्या कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस पूरे फैसले को बदल कर रख देगा? ये पूरा एक सवाल है। और इसी के साथ एक और सवाल है, क्योंकि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने एक अपील की है या फिर एक सवाल उठाया, वो कह रहे हैं कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति में सीजीआई का क्या काम है? दोनों पर आपकी राय क्या है? देखिए, धनखड़ जी को किस बात का डर है कि सीबीआई क्या उनके खिलाफ, मोदी जी ने या अमित शाह जी ने तो नहीं बोल दिया कि हम आपके खिलाफ भी, आपकी परफॉर्मेंस से हम खुश नहीं हैं? ऐसा ही अंदाज़ा लगा सकते हैं हम, तो आपके खिलाफ ही हम भेज देंगे सीबीआई की एफआईआर, या दर्ज करा देंगे, जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है पी दर्ज करा देंगे। तो धनखड़ जी का सीबीआई से क्या लेना देना है, मुझे ये नहीं समझ में आया। धनखड़ जी क्या होम मिनिस्टर हैं? धनखड़ जी के पास क्या लोगों ने आके बताया, जो राज्यसभा के सांसद हैं विपक्ष के, उन्होंने आके कहा कि ये तो बड़ा गलत हो रहा है, मोदी जी को ही अधिकार होना चाहिए सीबीआई डायरेक्टर बनाने का, ईडी डायरेक्टर बनाने का, कैबिनेट सेक्रेटरी बनाने का, एक छत्र अधिकार सिर्फ मोदी जी के पास होना चाहिए? ऐसा तो नहीं बोला किसी ने। या और उसके बाद ये भी कह सकते हैं कि ये वो जो उपराष्ट्रपति है उसका भी चुनाव थोड़ी होना चाहिए, किसी और के पास क्यों हक होना चाहिए प्रेसिडेंट भी चुनने का? मोदी जी अपने आप ही प्रधानमंत्री भी नियुक्त कर लें। धनखड़ जी तो अपने इस लाइन पे चल चुके हैं, क्योंकि मोदी जी के अलावा उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। मोदी जी को विश्व गुरु बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, ये सीबीआई का डायरेक्टर हो, ईडी का डायरेक्टर हो, जितने भी चुनाव आयुक्त हों, इसके लिए ये निष्पक्ष रूप से हों। सरकार जो एक टेम्पररी होती है 5 साल के लिए, वो अपने भ्रष्ट लोगों को या अपने पसंदीदा लोगों को अपॉइंट ना कर पाए, उसके लिए ये बैलेंस करने का एक तरीका निकाला था सुप्रीम कोर्ट ने। और उसकी धज्जियां उड़ा के मोदी जी ने और अमित शाह जी ने 2 वोटों की बल पे 3 वोटों की चयन कमेटी में उन्होंने चीफ जस्टिस को एकदम बाहर निकाल दिया। किसी पे भरोसा नहीं है तो उनको निकाल के, हमारे हिसाब से गैर कानूनी तरीके से जितने भी चुनाव आयुक्त बने हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद, वो गैर कानूनी बने हैं और मोदी जी की एक तरीके से जी हुजूरी करने के लिए बने हैं। उनके पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं। वो जो मशीनों में घोटाला कर रहे हैं उसका फाउंटेन हेड तो मुख्य चुनाव आयुक्त ही होता है। तो ये
अब पूरा माहौल बन रहा है मशीनों के खिलाफ, और ट्रम्प साहब ने भी कह दिया, तो अब इसको वो और एक्सपैंड करना चाहते हैं। लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट से भी जो हमारे पास बहुत सारे लोग इस बारे में टिप्पणियां कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से लोगों की उम्मीद क्या है। एक तो 12 तारीख भी जो डेट लगी थी वो बहुत बाद में है, ऐसा लोग हमसे कह रहे हैं कि जब 17-18 तारीख को राजीव कुमार जी को पद मुक्त हो जाना है, तो 5 दिन पहले क्यों रखी डेट, उससे पहले रखनी चाहिए। ये मैटर तो बहुत दिन से पेंडिंग है। अब 5 दिन, जब 12 तारीख की डेट भी लगी थी उस दिन भी फैसला नहीं हुआ, तो अब जब 17-18 तारीख को कोई दूसरा व्यक्ति बन ही जाएगा, और राहुल जी ने शायद बोला है कि वो उस मीटिंग में भी नहीं जाएंगे जो 17 तारीख को हो रही है, तो कि मेरा फायदा ही क्या जब दो लोग तय कर। ये तो लॉजिकल बात है। हम यहाँ देखिए इस कमरे में भी 3 लोग हैं, एक आपके कैमरामैन, एक और अब मैं। अगर हम लोग तय करना चाहें कि कौन सा इंटरव्यू देंगे, तो आप दोनों एक तरफ हो जाओ, तो जो आप चाहोगे वही होगा ना। मैं तो बोलता रहूं कि नहीं मैं इस टॉपिक पे नहीं बोलूंगा, तो ये इस चुनाव का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपके कैमरामैन की जगह कोई एक और न्यूट्रल व्यक्ति आ जाएगा, तो फिर एक लॉजिकल बात होगी, वो ये कहेगा जी मैं तो प्राचा साहब की तरफ जाके वोट दूंगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आज का मुख्य मुद्दा जो है ईवीएम की मशीनें हैं, ये वो नहीं है जो वोटर लिस्ट में फ्रॉड है, तो वो मेरी बात से मानेंगे। लेकिन अगर दो एक तरफ होंगे तो राहुल जी ने एक बिल्कुल ठीक काम किया। लेकिन जनता का क्या ये वो है कि 17 तारीख को या 19 तारीख की जो डेट लगी है, अगर इसमें फैसला ये होता है कि ये गलत है, गैरकानूनी है, तो क्या फैसला ये भी होगा कि ये जो नियुक्तियां हुई हैं इनको सबको रद्द किया जाए, और इनके जो जो इन्होंने काम किए थे उसको भी रद्द किया जाए, और इनको दोबारा उस पैनल के हिसाब से, जो चीफ जस्टिस वाला पैनल होगा उसके हिसाब से इनकी नियुक्ति हो, तो फिर तब तो कुछ बात में दम है। वरना आप ही की बात से एक सवाल यह है कि क्या उनके कार्यकाल में बनी जो सरकारें वो भी रद्द होंगी? बिल्कुल वही बात आ जाती है ना। और जनता ये भी हमसे सवाल कर रही है, मुझसे कर रही है, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हो, कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा जैसे चंद्रचूड़ साहब ने एक जजमेंट दी थी जो वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, उन्होंने कह भी दिया कि ये संविधान के खिलाफ अपराध है, ये अपराध है, इसको नहीं करना चाहिए था, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, और वो सब हजारों करोड़ रुपए लेके अपने चले गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा? उसका क्या फायदा है कि ये गैर कानूनी रूप से बन गया, लेकिन अब चलिए बन गया तो 3, 4, 5 साल तक जब तक भी रहेंगे यही रहेंगे, और ये गलत काम करते रहें, इनके सारे काम गलत ही हों भले ही, लेकिन अब चलो बन गया तो बन गया। तो जनता की बड़ी उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो 19 तारीख को अगर करें तो जनता ये चाहेगी कि अगर वो गैर कानूनी उसको होल्ड किया जाए तो उसको निरस्त भी किया जाए, उन अपॉइंटमेंट्स को, उस बात को बढ़ावा नहीं मिले। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिटिंग ने बोला था कि हमारे ऊपर दबाव है, और जनता से गुहार लगाई थी कि वो आएँ और हमारी रक्षा करें। तो समय वो आ चुका है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलकर सिविल सोसाइटी के साथ जाके सुप्रीम कोर्ट के भी और सारी संवैधानिक संस्थाओं के हाथ मजबूत करने के लिए जन आंदोलन भी करना चाहिए, और ये धनखड़ साहब के खिलाफ भी मेरे ख्याल से एक बड़ा प्रोटेस्ट होना चाहिए कि वो देश को किस रास्ते पे ले जा रहे हैं, कि एक ही व्यक्ति के हाथ में सब कुछ दे देंगे। वो तो कल ये भी कह देंगे कि अपनी जेब से बनाऊंगा, बाकी सबकी वोट की क्या ज़रूरत है, प्रधानमंत्री में मैं खुद ही अपने आप को नियुक्त कर लूँगा, किसी और की ज़रूरत ही क्या है मुझे। तो ये इसके लिए मुझे लगता है कि एक जन आंदोलन धनखड़ साहब के खिलाफ भी बड़े लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि वो प्रोटोकॉल में नंबर 2 पोजीशन पे हैं देश की। ठीक है सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए और बारीकी से तमाम चीज़ों को समझाने के लिए, जो वोटर लिस्ट में धांधली हुई इसको लेकर भी, और इसी के साथ साथ ईवीएम में जिस तरीके से छेड़खानी होती है, राज्य दर राज्य मुद्दा उठता तो है चुनाव के बाद भी, चुनाव से पहले भी, लेकिन इसका समाधान क्या निकलता है, कब ईवीएम से चुनाव होना बंद होंगे, बैलेट पेपर वापसी करेगा, ये फिलहाल की दिशा है। देखते रहिए 4PM।